हाँ सॉरी, तो अब दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ। जी जनाब, तो थर्मोकेमिस्ट्री को समझने के लिए आप जरा एक बार ये देख ले कि आपके सामने क्या पड़ा हुआ है। आइस पड़ा हुआ है। आइस कन्वर्ट हुआ किस चीज में? लिक्विड में। बिल्कुल आप देख सकते हैं, दिस इज लिक्विड। अब इस चेंज के दौरान अगर आप देखें कि हुआ क्या, कोई तब्दीली आई, बर्फ लिक्विड बना, इस दौरान हीट या तो इवॉल्व हो गया होगा या एब्जॉर्ब हो गया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, इन दो में से जरूर कोई ना कोई काम हुआ होगा। जब भी कोई चेंज आ जाती, उस चेंज के पीछे हीट का या एनर्जी का कॉन्सेप्ट जरूर होगा। हीट या निकल गया होगा, या एनर्जी निकल गई, या एनर्जी आ गई होगी। अब एनर्जी, ये जो रोशनी आप लोग मैम सब देख रहे हैं, आपके कमरे में जो लाइट है वो क्या है? वो एनर्जी है। आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को आप हाथ से टच करते हैं, उसके अंदर जो गर्मी आपको महसूस होती है वो हीट है। तो हीट बजाते खुद एनर्जी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हीट को समझते हैं कि ये कोई और बला है, एनर्जी कोई और बला है। नहीं, हीट खुद एनर्जी है। रोशनी एनर्जी है। हाँ, शक्लें हैं, मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो जब हम केमिस्ट्री के अंदर आएंगे तो कभी हीट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो कभी एनर्जी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। धीरे धीरे आपको ये मसला हो जाएगा। है ये फिजिक्स का टॉपिक, हीट और एनर्जी, लेकिन यहाँ पर इंशाल्लाह आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो दोबारा बताता हूँ, जब भी कोई चेंज आता है, कोई तब्दीली आती है, उसमें हीट या एनर्जी या तो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब हो जाती है। हो ही नहीं सकता कि ये ना हो। जैसे कि मैंने बर्फ आपको आपके सामने कहा, बर्फ है, बर्फ एक शेप में है। अब अगर ये बर्फ पिघल जाए, पानी बन जाए, चेंज तो हुआ। इस चेंज के दौरान हर हाल में एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया है। एनर्जी या तो निकल गई या अंदर आ गई सिस्टम के अंदर। सो दिस इज व्हाट चैप्टर के शुरू में ये बताना मैं आपको बहुत ज्यादा जरूरी समझता हूँ। अब आगे देखें, आप लोगों ने केमिस्ट्री में कितने सारे रिएक्शंस देखे थे? सपोज करते हैं ए प्लस बी, दो चीजें मैं इसको आपस में मैंने मिलाया, और इनको मिलाने से मुझे क्या मिला? सी मिला। तो ये एक रिएक्शन है। ये यहां पर भी चेंज आया। यहाँ पर चेंज क्या आया? जो आपने दो चीजों को आपस में मिलाया उनका नाम था रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। और उनको मिलाने से एक नया चीज बना, उसका नाम है प्रोडक्ट। चेंज आया। ये जो चेंज आपके सामने आ रहा है, हर हाल में लाजमी 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 इसके अंदर एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया है। इसमें या तो एनर्जी बाहर चली गई होगी या इसके अंदर एनर्जी आ गई होगी। चले, ड्यूरिंग केमिकल चेंज हीट इवॉल्व और रिजर्व। अच्छा, यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है कि क्या रीजन है। क्या रीजन है कि एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो जाती है या या बाहर चली जाती है, एनर्जी निकल जाती है या आ जाती है। तो उसका वजह मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, इसका जवाब है। जब भी कोई चेंज आता है, उस चेंज के दौरान बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं। तो जब बॉन्ड्स टूटते हैं या बनते हैं, यार इस सैफुल्ला को तो अभी मैं निकाल दूंगा, इस सैफुल्ला को। अच्छा, द स्टडी ऑफ हीट। जब बॉन्ड्स बनते हैं या टूटते हैं, तो उसकी वजह से एनर्जी या तो रिलीज हो जाती है या फिर अंदर आ जाती है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या है? तो ठीक है, एनर्जी रिलीज हो गई या अंदर आ गई या बाहर चली गई, उससे क्या होगा? ये जो स्टडी है हीट चेंजेस का, इस स्टडी को हम लोग क्या नाम देंगे?
थर्मोकेमिस्ट्री। अब देखो मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, थर्मोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन अभी आ गया। यानी थर्मोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है, हम चेंजेस के दौरान जो एनर्जीज आ जाती है उनको हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए, यहां तक हो गया क्लियर। अब हम आ जाते हैं सब्सटेंस एग्जिस्ट बिकॉज दे पोजेस। ये एक शॉर्ट पॉइंट है कि हमारे और आपके सामने चीजें एग्जिस्ट करती है, बर्फ है, पानी है, शुगर है, बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें होती है हमारे सामने। ये एग्जिस्ट क्यों करती है? बिकॉज उसके अंदर क्या है, उनके अंदर है एनर्जी। यस, अगर एनर्जी ना होती तो ये चीजें एग्जिस्ट भी ना करती। जो चीजें हमारे और आपके सामने हैं वो इसलिए है क्योंकि इनके अंदर एनर्जी है। तो ये एक एमसीक्यूज भी आपका हो गया और एक कॉन्सेप्ट भी आपका इससे क्लियर हो गया। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट एनर्जी। अब मुख्तलिफ चीजें हैं तो उनकी एनर्जी डिफरेंट है। वो कैसे? अगर आपको लगता है कि आइस एक चीज है और लिक्विड पानी एक दूसरा चीज है, थोड़े तो डिफरेंट है, एक जैसी चीज तो नहीं है ना, कम अज कम फिजिकली तो डिफरेंट है। ये दोनों मुख्तलिफ है, इसीलिए इन दोनों की एनर्जी कभी भी सेम नहीं हो सकती। अगर पानी बर्फ की शक्ल में है तो पानी का एनर्जी कुछ और होगा, और अगर पानी लिक्विड की शक्ल में तो उसका एनर्जी कुछ और होगा। इन दोनों की एनर्जी कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। अच्छा, ये हो गया। डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट एनर्जी, ठीक है। दैट इज वाई एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट नेवर बिकम इक्वल टू प्रोडक्ट। ये बड़ा अच्छा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। अब दोबारा से वो रिएक्शन अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि ए और बी, मैं ए बी इसलिए इस्तेमाल करता हूं ताकि आप लोगों के लिए फिलहाल आसानी हो, ठीक है, क्योंकि बाद में जब मैं रियल रिएक्शंस लाऊंगा तो मुश्किलात हो जाएंगी, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ये रिएक्टेंट है ए और बी, मैंने इसको आपस में मिलाया और उससे एक नया चीज बना सी, ठीक है। अब ये जो सी बन गया दैट इज योर प्रोडक्ट, और ये जो स्टार्ट में जो कुछ है दैट इज द रिएक्टेंट। अब सपोज करते हैं कि रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी है, सपोज दैट इज सम एनर्जी। लेट सपोज मैं कहता हूं कि इसके पास 50 किलो जूल की एनर्जी है, मैं जस्ट फर्ज करके मैं बताता हूं। जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की एनर्जी आपके ख्याल में 50 किलो जूल आएगी? दैट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं कि ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रोडक्ट एक अलग चीज है, प्रोडक्ट एक अलग चीज है, जबकि रिएक्टेंट दूसरी तरफ एक अलग चीज है। दो अलग अलग, दो मुख्तलिफ चीजें कभी भी एक तरह की एनर्जी नहीं रख सकते। अच्छा, यही वजह है कि इनकी एनर्जी डिफरेंट होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ और होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कुछ और होगी। सो इसका मतलब ये हुआ, अब देखो, दोबारा आके जरा देख लें। अगर रिएक्टेंट के 50 किलो जूल है तो पॉसिबल है कि प्रोडक्ट की एनर्जी चलो सपोज करते हैं 30 किलो जूल हो। हाँ, ये हो सकता है, प्रोडक्ट की एनर्जी 30 किलो जूल हो सकता है। अब रिएक्टेंट में 50 किलो जूल, प्रोडक्ट का 30 किलो जूल, सो ये 20 किलो जूल एनर्जी कहाँ पे चली गई? दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 20 किलो जूल की एनर्जी है वो रिलीज हो गई। क्या हो गई? ये रिलीज हो गई किलो जूल, ये निकल गई, इसीलिए तो वो प्रोडक्ट में। लेकिन अगर आप देखें प्रोडक्ट की एनर्जी को अगर आप प्लस कर देंगे उस एनर्जी के साथ जो निकल गई है तो वापस 50 आ जाएगा।
रिएक्टेंट में 50 की एनर्जी थी, प्रोडक्ट भी तो टोटल एनर्जी अभी भी 50 है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो अभी आ गया हमारे पास। सो बहरहाल इनहाउ, अब ये भी हो सकता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी 50 किलो जूल है, प्रोडक्ट की एनर्जी 60 किलो जूल हो, ठीक है, इक्वल नहीं हो सकता, आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि यार 50 किलो जूल तो रिएक्टेंट के पास था, अब ये 10 कहां से आया? 10 का मतलब ये कि वो बाहर से आया। हाँ, ये देखो, अब आप देखो तीर का निशान है ना, 10 किलो जूल, ये बाहर से इसके अंदर आ गया। सो मेरे भाई, डियर माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में थोड़ा ज्यादा इसीलिए चीजों को बता रहा हूं कि थोड़ा सा जान छोड़ा कि चीजों को समझने में आगे कोई फायदा ही नहीं होगा। मुझे पता है चैप्टर मैंने पढ़ाना है, अगर मैं ये चीज आपको सही ना सिखाऊं ना समझाऊं तो आगे जाकर कोई फायदा ही नहीं होगा, मैं बोलता जाऊंगा आप सुन रहे। ये जो कुछ मैं अभी बता रहा हूँ, ये सिर्फ केमिस्ट्री तो क्या पूरा, सिर्फ ये चैप्टर तो क्या पूरी केमिस्ट्री के लिए बहुत लाजमी है कि आपके जहन में ये चीज आ जाए कि जब भी कोई चीज अपना हालत चेंज करता है, एक चीज एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है, उस दौरान एनर्जी की चेंजेस आती है, हीट चेंज हो जाता है, एनर्जी चेंज हो जाती है। और यही वजह है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी कभी भी सेम नहीं होती। ये आइडिया आपको मैंने देना था। सो बहरहाल ये हो गया, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब पॉइंट जरा देखते जाइए। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट विल ईदर एब्जॉर्ब और, अब ये मैंने पिछले पेज पर जो कुछ मैंने बताया था, इंशाल्लाह अब आप उसका खुद जवाब दोगे कि एनर्जी जो है वो हीट की शक्ल में, हीट बजाते खुद एनर्जी की एक शक्ल है, राइट? हीट क्या है? बजाते खुद एनर्जी की एक शक्ल है। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट विल ईदर एब्जॉर्ब, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? रिलीज। हाँ, दोबारा जरा आपको मैं रिएक्शन लिखवा देता हूँ। ए प्लस बी सी बन गया। हमेशा याद रखिए दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो बाहर से इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, या ये हो सकता है कि इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी बाहर जा सकती है, रिलीज हो जाएगी। तो ये बनेगा। दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। ये आपके लिए एक एमसीक्यूज भी है, एक छोटा सा डेफिनेशन भी है। ये जो एनर्जी या हीट बाहर निकल रहा है यार, इस दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। आप सपोज करते हैं, दोबारा से मैंने क्या किया मैंने ए को बी के साथ मिलाया, सपोज करते हैं, और आगे जाकर मुझे एक नया चीज मिला सी, और क्या हुआ कि कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। ऐसे मैं लिखता हूँ, एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। कितनी रिलीज हो गई? 50 किलो जूल। ये जो यूनिट लिखना, जैसे कि आप लोग चीनी लेते हैं तो किलोग्राम लेते हैं, ग्राम बताते हैं, यूनिट बताते हैं। तो एनर्जी का भी यूनिट है किलो जूल, और हीट का भी यूनिट है किलो जूल, राइट? सो 50 किलो जूल की एनर्जी निकल जाती है। अगर ये निकल रही है तो मैं जस्ट उसके सामने माइनस का निशान लगाया करेंगे, ठीक है? ये जो 50 किलो जूल की एनर्जी है, इसको कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। ये क्या चीज है? ये आपका हीट ऑफ रिएक्शन है। सिर्फ एनर्जी का निकलना ही नहीं, बल्कि अगर कोई एनर्जी आ जाए, सपोज दूसरा रिएक्शन है ماشي वो بدل ही। مسألة السيجنال غسل. जी कलीम। السلام عليكم. قلت ده استقبال مسألة السيجنال دي بدأ يشوف بتجيبليني سيجنال مستندات. कोई बात नहीं है कलीम, सेशन जारी है, इट्स ओके, आप सिर्फ देख ले, खैर है, हम वो कर रहे हैं, इट्स ओके।
अब अगर मैं रिएक्शन लिखूं A प्लस बी, अब यह से C बन रहा है, लेकिन इस बार जो है 50 किलो जूल की एनर्जी जो है वो अंदर आ गई। आप जरा देखें, ये अंदर आ रही है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो 50 किलो जूल की एनर्जी अंदर आ रही है, ये भी हीट ऑफ द रिएक्शन है। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि हर रिएक्शन का अपना एनर्जी है, उसका नाम है हीट ऑफ रिएक्शन। सो आइंदा आपके सामने जो भी रिएक्शन हम लिखेंगे, उस रिएक्शन के आगे से या पीछे हम लोग जाके एनर्जी लिखेंगे। 100 किलो जूल, 200 किलो जूल, प्लस में माइनस में सब कुछ क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन है। क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन। सो ये आ गया, आपको समझ आ गया। अब जरा नीचे और क्या लिखा हुआ है, हीट इज गिवन बाय द, ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पर आ जाते हैं। अब यहाँ की तरफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये मैं आपको बताता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट निकल जाती है। अब देखिए, ए प्लस बी, इसे मैंने सी बना लिया। अगर इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी बाहर निकल जाए, एनर्जी रिलीज हो जाए, तो इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर मैं फिर से एक और रिएक्शन लिख दूं, ए प्लस बी, इनसे रिएक्शन प्रोडक्ट बना सी। अब सपोज करते हैं कि बाहर से इसके अंदर एनर्जी आ रही है, तो इस रिएक्शन का नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप तीर के निशान पे जरा देखिए, तीर के निशान किस किस तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। राइट साइड पर मैंने क्या लिखा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, हीट इज गिवन बाय द सिस्टम। एक्सोथर्मिक की बात हो रही है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइजेस अबव रूम टेम्परेचर, हीट लॉस्ट सराउंडिंग। जो स्टूडेंट्स थोड़े बहुत आप कह सकते हैं पढ़ाकू हैं, उनको जल्दी समझ आएगा। जो थोड़े से कमजोर है वो थोड़ा टाइम लगेगा। ये पॉइंट बड़ा स्पेशल पॉइंट है। आइए मैं आपको बताता हूँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डिटेल बताता हूँ। फर्ज करते हैं हम्म, ये बीकर है। इस बीकर के अंदर आपका ए और बी दोनों पड़े हुए हैं। ए और बी पड़े हुए हैं यहाँ पर, आप उसको आपस में रिएक्ट करने जा रहे हैं। ये लो, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो आपका सिस्टम है, सिस्टम का मतलब क्या है कि जो कंटेनर के अंदर आपका ए और बी पड़ा हुआ है, ये आपका सिस्टम है। परेशान ना हो जाओ कि सर ने अभी सिस्टम का लफ्ज इस्तेमाल किया। सिस्टम जो आप लोग इस वक्त बोर्ड पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जो जो कंटेनर आपको नजर आ रहा है, कंटेनर के अंदर जो मटेरियल आपको नजर, वो सिस्टम है। दैट इज व्हाट इज सिस्टम। सो हीट इज गिवन बाय द सिस्टम। यहाँ पर सिस्टम क्या करेगा, हीट दे देगा, हीट दे देगा। और वो हीट, अब मैं थोड़ा सा रेड निशान यूज करूंगा। सिस्टम ने हीट दे दिया, अब यहां से हीट सिस्टम दे देगा। मैं पूरे बीकर को सुर्ख कर देता हूं, ताकि ये जो कि बीकर गर्म हो गया। क्या हो गया, बीकर गर्म हो गया।
क्यों गर्म हुआ? क्योंकि सिस्टम ने हीट दे दिया। वो जब रिएक्ट कर रहे थे तो वो जो उसके अंदर जो एनर्जी थी वो हीट की शक्ल में बाहर आ गई। अब उसने कंटेनर को क्या कर दिया? गर्म कर दिया। कंटेनर पहले गर्म नहीं था, कंटेनर पहले बिल्कुल ठंडा था। अब ये क्या हुआ? गर्म हो गया। आसपास क्या है? कमरा है। आसपास का जो इलाका है वो कमरा है। सराउंडिंग। भाई आप इधर खड़े हो ना, इधर मैं भी खड़ा हूं आपके साथ। हम और आप लोग खड़े हैं। तो सिस्टम जिधर पड़ा हुआ है, सिस्टम के आसपास जितना भी कमरा है, जो कुछ भी है, लेबोरेटरी है, वो सारा का सारा सराउंडिंग है। राइट। अब सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो तो रूम टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है? रूम टेम्परेचर। बाहर रूम टेम्परेचर है लेकिन सिस्टम गर्म हो गया। पूरा डब्बा क्या हुआ? गर्म हो गया। अब आपको पता है कि हीट हमेशा गर्म इलाके से ठंडा इलाके की तरफ जाते हैं। इस तरह से है ना? गर्म से ठंडा की तरफ या ठंडे से गर्म की तरफ? यहां पर मैं आपको एक और पेज की तरफ अगर लेके चलूं, यहां से अगर एक जगह का टेम्परेचर सपोज यहां का टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहां का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, कौन सा इलाका गर्म है? ये वाला लेफ्ट साइड गर्म है। राइट साइड क्या है? ठंडा है, कूल। होगा क्या कि जो गर्मी है, जो हीट है, वो गर्म इलाके से ठंडा इलाके की तरफ खुद ब खुद आएगा कि नहीं आएगा? ये खुद ब खुद आएगा ना। सो इस तरह का प्रोसेस हमारे पास क्या कहां पर होगा? जो मैंने आपको इस डायग्राम में मैंने बताया था कि आप बाहर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ बाहर कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया। सो व्हाट विल हैपन? यहां से जो हीट था ना, वो हीट इस कंटेनर से बाहर आके माहौल को मिल जाएगा। यह भी देखें, सराउंडिंग में ये पूरा का पूरा हीट कहां चला जाएगा? सराउंडिंग में चला जाएगा। हीट बाहर जा रहा है। अब इस रिएक्शन का नाम क्या रखा हमने? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताना कितना आसान था यार। रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी निकल गई, बात खत्म। वो तो ठीक है, लेकिन ये आइडिया आपके खोपड़ी में नहीं था। फिर से जरा देख लें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज गिवन बाय द सिस्टम। सिस्टम हीट देता है, वो हीट पूरे कंटेनर को गर्म कर देता है। कंटेनर से यानी सिस्टम से ये हीट माहौल में चला जाता है। माहौल में इसलिए जाता है क्योंकि माहौल ठंडा है, तो हीट को गर्म इलाके से ठंडे इलाके की तरफ जाना पड़ा। तो दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप इधर हो रहा है और हीट सराउंडिंग में जा रहा है। अब एंडोथर्मिक में बिल्कुल इसका अपोजिट है। उसका जरा देखना क्या लिखा हुआ है। हीट इज टेकन फ्रॉम द रिएक्टिंग मटेरियल सिस्टम। अब यहां पर सिस्टम से हीट लिया जाएगा। ठीक है, वो कैसे मैं आपको इधर बताऊंगा, नेक्स्ट पेज पर बताऊंगा। इधर आपको समझ नहीं आएगा, इधर आपको मजा आएगा। अच्छा, अब यहां पर एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा? एंडोथर्मिक के केस में आप यूं कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल के पास पहले से अपना हीट था। थोड़ा बहुत ये मैं जो रेड रेड लाइनें में, ये रेड लाइनें में आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा बहुत हीट पहले से इनके अंदर था। अब सिस्टम क्या करने जा रहा है?
ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ए प्लस बी ने मिलना शुरू कर दिया। इधर ए प्लस बी कह रहा है यार हम लोग नहीं नहीं आपस में नहीं मिल सकते हैं, हमें हीट चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। तो ये जो सुर्ख सुर्ख लाइनें हैं, यानी पहले से जो इसके अंदर हीट कंटेंट है ना, ये हीट इस्तेमाल होगा, यूज हो जाएगा, हीट यूज्ड फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी। कह रहे हैं हम लोग आपस में नहीं रिएक्ट कर सकते। तो वो जो सिस्टम के अंदर अपना हीट है, वो हीट जाकर उनको बता रहे कि चलो आप लोग रिएक्ट हो जाओ। तो ए और बी रिएक्ट हो गए और सी बन गया। ए और बी पहले रिएक्ट नहीं हो सकते थे, इनको सिस्टम ने ही एनर्जी प्रोवाइड करके इनको आपस में रिएक्ट कर दिया। तो वो जो गर्मी पहले से थी वो तो अब खत्म हो गई। तो मैं सुर्ख निशान अभी मिटा रहा हूं, अभी मैं रेड निशान क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। क्यों मिटा रहा हूं? क्योंकि ये जो पहले से गर्मी थी इस सिस्टम के अंदर, जो पहले इसकी हीट था, इसकी एनर्जी था, वो रिएक्शन को चलाने में खर्च हो गया। सो अब इस बेचारा सिस्टम के पास क्या बच गया? ठंडा हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये कूल हो जाएगा। अब ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने से क्या होगा? अच्छा, ये इसका सराउंडिंग तो है कि नहीं है? इधर मैं और आप खड़े हैं, ये तो सराउंडिंग है। सराउंडिंग तो आपका रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर चलो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यह इलाका ठंडा हो गया, वो इलाका गर्म हो गया। अब आपके सिस्टम के मुकाबले में बाहर गर्म है, क्या होगा? हीट हमेशा गर्म इलाके से ठंडा इलाके की तरफ आएगा। तो अब क्या होगा कि यहां से हीट अब आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगा, एंडोथर्मिक। ये कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो पॉइंट है ना, उसको जरा देखिए पिछले पेज पर, आखिर में बिल्कुल बॉटम में देखिए, हीट इज टेकन फ्रॉम द रिएक्टिंग मटेरियल। हीट किस से उधार पे लिया गया? जो चीजें रिएक्ट कर रही है उनसे हीट ले लिया और वो आपस में रिएक्ट हो गई, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? मैं ये तीर का निशान, टेम्परेचर कम हो जाएगा, सिस्टम का टेम्परेचर कम, सिस्टम ठंडा हो जाएगा। तो बाहर से हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम आउटसाइड। बस ये पॉइंट मैंने आपको बताना था। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर जा रहा है, एंडोथर्मिक में हीट अंदर आ रहा है। यूनिट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के यूनिट्स क्या है? किलोजोल पर मोल या फिर जस्ट जोल। एनर्जी की यूनिट हमेशा हम देखेंगे ना, तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है ना वो जोल या किलो जोल है, ये आपने बस याद रखना है। एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है। यस, कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मैंने आपस में मिलाया, इससे क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, तो उसकी एनर्जी जो है वो कितनी है? -393। अगर आप जरा गौर से देखिए, टाइम हमारे पास तकरीबन 3.5 मिनट रह गए, 40 मिनट फिर पूरे होने वाले। ये जो माइनस का निशान है, इसका माइनस माइनस का मतलब ये है कि एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी यहाँ से निकल रही है, हो रही। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अलावा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और भी हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। वो क्या है एक्सोथर्मिक का? इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये आपस में मिलके क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। इसमें भी -285। बहरहाल जरूरी चीज सिर्फ ये है कि आपके माइंड, एग्जांपल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके सिर्फ आपके जहन में हो कि कौन सा एंडोथर्मिक, कौन सा एक्सोथर्मिक है। आखिरी 2 मिनट में कुछ बताता हूँ।
ये जो डेल्टा एच है ये हम लोग क्यों लिखते हैं डेल्टा एच, मतलब इसकी हीट ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एच हम एच क्यों नहीं लिखते हैं एच, ठीक है, हीट को कहते हैं, इसको हम डेल्टा क्यों बोलते हैं, इसका जरा आप लोग गौर से सुनो, वाई डेल्टा एच सुनो। हम लोग जब भी रिएक्शन करते हैं हमारे पास हम दो चीजों को रिएक्ट करते हैं, रिएक्टेंट को रिएक्ट करते हैं और उससे क्या बनता है, प्रोडक्ट बन जाता है, चीजें मिलाते प्रोडक्ट बन जाता है। रिएक्टेंट की अपनी एक खास एनर्जी होती है, शुरू में बताया था आपको, याद है ना सबको, चलो 100 किलो जूल इसकी एनर्जी की। अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी चलो कुछ भी 100 ना बनाओ, कुछ ज्यादा या कम कर दो, आपकी मर्जी है, 60 किलो जूल, 60 किलो जूल, ठीक है। अब ये जो डेल्टा एच हम लोग लिखते हैं, ये डेल्टा का मतलब है चेंज, ये चेंज का मतलब। अब देखो ये डेल्टा एच ये 60 किलो जूल नहीं है, अब वो हिंदी वाले इसमें ये 60 किलो जूल ना ही है, ना ये 100 किलो जूल है, बल्कि डेल्टा एच उस एनर्जी को कहते हैं जो इन दोनों के डिफरेंस से हमें मिलता है। खोपड़ियां जरा खोल के देखो, डेल्टा एच का मतलब है चेंज, डेल्टा एच का मतलब है चेंज, ये वो एनर्जी है, ये वो हीट है जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के डिफरेंस से आएगा। अब देखो 100 किलो जूल रिएक्टेंट का है, प्रोडक्ट का कितना है 60 किलो जूल, माइनस कर दो डिफरेंस निकालो कितना आएगा 40 किलो जूल। तो ये जो 40 किलो जूल है ये चूंकि इन दोनों के डिफरेंस से हमें मिला था, इसीलिए हम लोग डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा एच का मतलब है चेंज ऑफ हीट। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये बताना कि यार इसको हम लोग डेल्टा एच क्यों लिखते हैं, वो इसलिए लिख देते हैं। अच्छा, लास्ट में एंडोथर्मिक रिएक्शन आपके सामने है। पानी को अगर आप तोड़ दोगे हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, तो उससे कितनी एनर्जी उसके अंदर दाखिल हो जाएगी, 285.85 किलो जूल। निशान आप देख सकते हैं, प्लस का निशान लगा हुआ है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। लेक्चर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट कल से कल छुट्टी करते हैं, ठीक है, कल ऑफ है, संडे है, संडे में सारे हम काम करेंगे, इंशाल्लाह मंडे से दोबारा क्लास शुरू करेंगे। सो डोंट वरी, आई होप कि आज कुछ आपने हजम किया होगा। सो वेट करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए, इसके बाद आपको ये पढ़ाया जाएगा मंडे